उन दिनों की बात है जब मुल्ला नसरुद्दीन की बुद्धिमानी के किस्से हवाओं के साथ एक शहर से दूसरे शहर तक उड़ते थे। लेकिन जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं, और जहां अक्लमंद होते हैं वहां उन्हें चुनौती देने वाले बेवकूफ या शातिर ठग भी जरूर होते हैं। मुल्ला का गांव बहुत ही शांत और खुशहाल था, लेकिन इस शांति को भंग करने के लिए शहर से 3 शातिर ठगों की एक टोली गांव की तरफ बढ़ रही थी। इन तीनों ठगों के नाम थे शेरा, बल्लू और तेजा। ये तीनों खुद को दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार मानते थे। उनका पेशा ही यही था कि भोले भाले गांव वालों को अपनी बातों के जाल में फंसाना, उन्हें लालच देना और फिर उनकी गाढ़ी कमाई लेकर रफूचक्कर हो जाना। उन्होंने सुना था कि इस गांव में एक मुल्ला नसरुद्दीन रहता है, जिसे लोग बहुत चतुर समझते हैं। शेरा, जो उन तीनों का सरदार था, उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, दोस्तों, आज तक हमने सैकड़ों लोगों को ठगा है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब हम उस मुल्ला को ठगेंगे जिसे दुनिया अक्लमंद कहती है। अगर हमने उसे बेवकूफ बना दिया तो समझो हमारी उस्तादी की मोहर लग गई। तीनों ने एक पक्की योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसमें लालच का ऐसा तड़का लगा था कि बड़े बड़े संत भी फिसल जाएं। दोपहर का समय था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 3 परदेसी, जो देखने में बहुत अमीर और रईस लग रहे थे, एक बहुत ही खूबसूरत और हट्टे-कट्टे गधे को लेकर वहां से गुजर रहे हैं। वह गधा आम गधों जैसा नहीं था, उसे रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था और उसके गले में घुंघरू बंधे थे। मुल्ला ने कनखियों से देखा लेकिन लेटे रहे। वे तीनों ठग जानबूझकर मुल्ला के घर के पास रुके। बल्लू ने जोर से कहा, अरे शेरा भाई, यह गधा तो थक गया है और इसे प्यास भी लगी है। क्यों न थोड़ी देर यहाँ रुककर इसे पानी पिला दें? शेरा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी यह कोई मामूली गधा तो है नहीं। इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर यही तो हमारी दौलत का खजाना है। मुल्ला के कान खड़े हो गए। दौलत का खजाना, मुल्ला ने सोचा, गधा और खजाना, यह क्या माजरा है। लेकिन मुल्ला अपनी जगह से हिले नहीं, बस आंखें बंद करके सोने का नाटक करते रहे। तेजा ने गधे को पेड़ से बांधा और फिर इधर-उधर देखकर धीरे से बोला, भाई, जरा धीरे बोलो, कहीं कोई सुन न ले। अगर किसी को पता चल गया कि यह गधा लीद, गोबर नहीं बल्कि सोने के सिक्के देता है, तो हमारी जान को खतरा हो जाएगा। यह सुनना था कि मुल्ला की नींद पूरी तरह उड़ गई। सोने के सिक्के देने वाला गधा, मुल्ला समझ गए कि यह कोई नाटक चल रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन, जो इंसानी फितरत के सबसे बड़े पारखी थे, तुरंत समझ गए कि ये तीनों उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ला ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अच्छा, तो तुम लोग मुझे लालच के जाल में फंसाना चाहते हो? ठीक है, आज देखते हैं कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। मुल्ला ने एक बहुत ही भोला और लालची चेहरा बनाया और उठकर बैठ गए। उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा, अरे मुसाफिरों, राम राम। आप लोग बड़े परेशान लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? पानी चाहिए तो मेरा कुआं यहीं पीछे है। शेरा ने मुल्ला को देखा और नाटक करते हुए हड़बड़ा गया, जैसे कोई राज खुल गया हो। उसने कहा, नहीं नहीं बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस जा रहे थे। मुल्ला ने जिद की, अरे ऐसे कैसे जा रहे थे? हमारे गांव की मेहमानवाजी मशहूर है। आइए बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए। और यह गधा, माशाअल्लाह, क्या जानवर है। ऐसा गधा तो मैंने बादशाह के अस्तबल में भी नहीं देखा। तीनों ठग मुल्ला के पास आकर बैठ गए।
बातों ही बातों में बल्लू ने गधे की पूंछ के नीचे एक चालाकी की। उसने मुट्ठी में पहले से ही कुछ सोने के सिक्के छिपा रखे थे। जैसे ही गधे ने पूंछ उठाई, बल्लू ने बड़ी सफाई से वे सिक्के जमीन पर गिरा दिए और गधे की लीद के साथ मिला दिए। खनक की आवाज हुई। मुल्ला ने देखा कि गधे के पीछे गोबर के साथ चमचमाते हुए सोने के सिक्के पड़े हैं। मुल्ला की आंखें फटी की फटी रह गईं, नाटक करते हुए। मुल्ला चिल्लाए, या खुदा, यह मैं क्या देख रहा हूं? सोना? गधे के पेट से सोना निकल रहा है। शेरा ने तुरंत उन सिक्कों को उठाया और अपनी जेब में भर लिया। उसने मुल्ला के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप रहो मुल्ला जी, शोर मत मचाओ। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वे हमें लूट लेंगे। मुल्ला ने अब पूरी तरह से एक लालची और मूर्ख इंसान का रूप धारण कर लिया। वे गिड़गिड़ाने लगे, भाई तुम लोग कौन हो? क्या तुम जादूगर हो? यह गधा मुझे दे दो। मुझे यह गधा चाहिए। तेजा ने हंसते हुए कहा, मुल्ला जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह गधा हमारी रोजी रोटी है। यह दिन में 10 बार ऐसे ही सोने के सिक्के देता है। हम इसे बेच नहीं सकते। इसकी कीमत तो लाखों में है। मुल्ला ने कहा, देखो भाइयों, मैं एक गरीब आदमी हूं, लेकिन मेरे पास मेरे पुरखों की कुछ जमा पूंजी है। मेरे पास मेरी बीवी के गहने हैं, मेरा घर है, मेरा खेत है। मैं सब कुछ बेचने को तैयार हूं। बस तुम मुझे यह गधा दे दो। सोचो, तुम्हें एक बार में इतना पैसा मिल जाएगा, फिर तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तीनों ठगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई। उनका प्लान काम कर रहा था। मुल्ला उनके जाल में पूरी तरह फंस चुका था। शेरा ने गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, देखो मुल्ला जी, हम यह गधा बेचना तो नहीं चाहते थे, लेकिन आप बहुत शरीफ आदमी लग रहे हैं और हमें भी अब अपने वतन वापस लौटना है। रास्ता लंबा है और खतरा बहुत है। अगर आप हमें अच्छी कीमत दें तो हम सोच सकते हैं। मुल्ला ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। मुल्ला घर के अंदर भागे। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उनकी पत्नी, जो मुल्ला से भी ज्यादा समझदार थीं, पहले तो घबराईं, लेकिन जब मुल्ला ने उन्हें अपनी योजना समझाई तो वे हंस पड़ीं। मुल्ला ने घर में पड़ा एक पुराना संदूक खोला। उसमें लोहे के पुराने टुकड़े, पत्थर और कुछ तांबे के खोटे सिक्के भरे। ऊपर से उन्होंने असली चांदी के कुछ सिक्के और अपनी पत्नी के कुछ नकली गहने, जो पीतल के थे लेकिन सोने जैसे चमकते थे, रख दिए। मुल्ला वह भारी संदूक लेकर बाहर आए। वे हाँफ रहे थे। उन्होंने संदूक ठगों के सामने रखा और बोले, देखो भाइयों, यह मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें मेरे दादा परदादा का खजाना है। इसमें इतना सोना चांदी है कि तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। तुम यह संदूक ले लो और मुझे वह गधा दे दो। ठगों ने संदूक खोलकर ऊपर ऊपर देखा। उन्हें चांदी के सिक्के और गहने दिखाई दिए। उन्हें लगा कि नीचे भी माल भरा होगा। लालच में उन्होंने संदूक की गहराई जांचने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें लगा कि मुल्ला सच में बेवकूफ बन गया है। शेरा ने कहा, ठीक है मुल्ला जी, सौदा पक्का, लेकिन एक शर्त है। हम यह गधा आपको देंगे, लेकिन आपको कसम खानी होगी कि आप किसी को यह नहीं बताएंगे कि यह गधा सोना देता है, वरना इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। मुल्ला ने कसम खाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस तुम यह रस्सी मेरे हाथ में दे दो। ठगों ने गधे की रस्सी मुल्ला को थमा दी और वह भारी संदूक उठाकर वहां से रफूचक्कर हो गए।
वे गांव से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागे ताकि संदूक खोलकर अपना हिस्सा बांट सकें। इधर मुल्ला नसरुद्दीन उस गधे को लेकर अपने घर के आंगन में आए। पड़ोसी जो छतों से यह सब देख रहे थे, वे दौड़े दौड़े आए। उन्होंने पूछा, मुल्ला, तुमने अपना पुश्तैनी खजाना देकर यह गधा क्यों खरीदा? क्या तुम पागल हो गए हो? मुल्ला ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, दोस्तों, यह कोई आम गधा नहीं है। यह मेरे और उन ठगों के बीच का एक सौदा है। अभी तमाशा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। उधर जंगल में तीनों ठगों ने जब वह संदूक खोला और उसे पलटा तो उसमें से लोहे के जंग लगे टुकड़े और पत्थर गिरने लगे। ऊपर के कुछ चांदी के सिक्कों को छोड़कर पूरा संदूक कबाड़ से भरा था। शेरा ने अपना माथा पीट लिया। धोखा! उस मुल्ला ने हमें धोखा दिया। वह संदूक कचरे से भरा है। बल्लू गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, चलो वापस। उस मुल्ला की खाल उधेड़ देंगे। उसने हमें बेवकूफ बनाया है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तीनों ठग गुस्से में तमतमाते हुए वापस मुल्ला के घर की तरफ दौड़े। शाम हो चुकी थी। मुल्ला जानते थे कि वे वापस आएंगे। मुल्ला ने पहले से ही अपनी दूसरी चाल तैयार रखी थी। जैसे ही ठग मुल्ला के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि मुल्ला घर के बाहर बहुत इत्मीनान से बैठे हुक्का पी रहे हैं। शेरा ने चिल्लाकर कहा, बाहर निकल धोखेबाज! तूने हमें ठगा है। तूने हमें पत्थरों से भरा संदूक दिया। हमारा गधा वापस कर और यह कबाड़ रख। मुल्ला ने बहुत ही आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और बोले, अरे, तुम लोग वापस आ गए। लेकिन भाई, सौदा तो हो चुका है। तुमने गधा बेचा, मैंने खरीदा। मैंने तुम्हें संदूक दिया, तुमने लिया। अब इसमें धोखा कैसा? तुमने संदूक चेक क्यों नहीं किया? तेजा ने चाकू निकाल लिया और बोला, ज्यादा बातें मत बना। हमारा गधा वापस कर वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुल्ला ने डरने का नाटक करते हुए कहा, अरे अरे, गुस्सा मत करो। ठीक है, ठीक है। मैं गधा वापस कर दूंगा। लेकिन एक मुसीबत है। ठगों ने पूछा, क्या मुसीबत है? मुल्ला ने आवाज धीमी करते हुए कहा, अभी अभी गांव के कोतवाल पुलिस प्रमुख को खबर मिली है कि शहर से 3 ठग आए हैं जो नकली सोने का गधा बेच रहे हैं। कोतवाल अपनी पूरी फौज के साथ इसी तरफ आ रहा है। अगर उसने तुम्हें यहां देख लिया तो वह तुम्हें काल कोठरी में डाल देगा। ठग घबरा गए। पुलिस का नाम सुनते ही उनकी हैकड़ी निकल गई। बल्लू ने कहा, तो अब हम क्या करें? भागने का रास्ता भी नहीं है। मुल्ला ने कहा, एक रास्ता है। मेरे घर के पीछे एक पुराना सूखा कुआं है। तुम तीनों उसमें छिप जाओ। जब पुलिस चली जाएगी तो मैं तुम्हें रस्सी डालकर बाहर निकाल लूंगा और तुम्हारा गधा भी वापस कर दूंगा। ठगों के पास सोचने का समय नहीं था। उन्हें लगा मुल्ला सच बोल रहा है। वे मुल्ला के पीछे पीछे गए। मुल्ला उन्हें पिछवाड़े ले गए जहां एक गहरा कुआं था। मुल्ला ने एक रस्सी लटकाई और तीनों ठग एक एक करके कुएं में उतर गए। जैसे ही वे तीनों नीचे पहुंचे, मुल्ला ने रस्सी ऊपर खींच ली। नीचे अंधेरा था और कुआं पूरी तरह सूखा नहीं था। उसमें घुटनों तक कीचड़ और बदबूदार पानी था। ठग चिल्लाए, अरे मुल्ला, रस्सी क्यों खींच ली? मुल्ला ने ऊपर से झांकते हुए कहा, दोस्तों, आराम से बैठो। पुलिस बहुत सख्त है। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम वहीं सुरक्षित हो। ठगों ने रात भर उस कीचड़ और मच्छरों के बीच समय बिताया। वे चिल्लाते रहे, माफी मांगते रहे, लेकिन मुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला
तो मुल्ला गांव के कुछ लोगों और असली कोतवाल को लेकर कुएं के पास आए। मुल्ला ने कोतवाल से कहा, हुजूर, देखिए, मैंने उन 3 ठगों को पकड़ लिया है जो भोले भाले लोगों को ठगते फिर रहे थे। ये वही हैं जिन्होंने पड़ोस के गांव में भी ठगी की थी। कोतवाल ने कुएं में झांका। तीनों ठग कीचड़ में सने हुए, कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़े थे। कोतवाल ने मुल्ला की पीठ थपथपाई और कहा, वाह मुल्ला जी, आपने तो कमाल कर दिया। इन पर तो सरकार ने इनाम रखा था। ठगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते शेरा ने मुल्ला की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा सम्मान था। उसने कहा, मुल्ला, हमने सुना था कि तुम होशियार हो, लेकिन तुम तो हमारे भी गुरु निकले। हम तुम्हें सोने का गधा बेचने आए थे, लेकिन तुमने हमें ही गधा बना दिया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, भाइयों, याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह अक्सर खुद ही उसमें गिरता है। और रही बात गधे की, तो वह बेचारा जानवर तो बेकसूर है। उसे मैं रख लेता हूं, कम से कम उसे अब तुम जैसे मालिकों के साथ नहीं रहना पड़ेगा। ठगों को जेल ले जाया गया। मुल्ला को सरकार की तरफ से इनाम मिला। और वह गधा, वह मुल्ला के पास ही रहा। मुल्ला ने उसका नाम सोना रखा। हालांकि उसने कभी सोना नहीं दिया, लेकिन वह मुल्ला का बोझ जरूर उठाता था। गांव वाले आज भी यह किस्सा सुनाते हैं और हंसते हैं कि कैसे 3 शहर के ठग मुल्ला को बेवकूफ बनाने आए थे, लेकिन खुद अपना सब कुछ गंवाकर, कीचड़ में नहाकर और जेल की हवा खाकर वापस गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। ठगों को लगा कि मुल्ला लालची है, इसलिए वे उसे फंसा सकते हैं। लेकिन वे भूल गए कि मुल्ला लालची नहीं, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो सामने वाले की चाल को उसी पर उल्टा करना जानता है। अगर आपको मुल्ला की यह चतुराई पसंद आई हो, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता कोई और भी सोने के गधे की तलाश में हो और उसे इस कहानी से कुछ अकल मिल जाए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी 2। उन दिनों की बात है जब मुल्ला नसरुद्दीन के घर में सुकून का वास हुआ करता था। गर्मियां अपने शबाब पर थीं और मुल्ला अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठकर ठंडी छाछ का लुत्फ उठाते हुए सोच रहे थे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। न कोई शोर शराबा, न कोई चिकचिक, बस वो, उनकी बेगम और उनका प्यारा गधा। लेकिन मुल्ला को क्या पता था कि उनकी यह शांति एक बवंडर की तरह उड़ने वाली है। अक्सर कहा जाता है कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, लेकिन मुल्ला का मानना था कि कुछ मेहमान भगवान की परीक्षा का रूप होते हैं। और मुल्ला की यह परीक्षा शुरू होने वाली थी। दोपहर का वक्त था। मुल्ला की आंख लगने ही वाली थी कि तभी बाहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ऐसी दस्तक जैसे कोई दरवाजा खटखटा नहीं रहा, बल्कि उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मुल्ला हड़बड़ाकर उठे। बेगम ने अंदर से आवाज लगाई, नसरुद्दीन, देखो तो कौन है? लगता है कोई मुसीबत आई है। मुल्ला ने बुझे मन से दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सामने उनके दूर के रिश्तेदार चचेरे भाई जुम्मन शेख खड़े थे। और जुम्मन शेख अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके 3 मोटे ताजे दोस्त और सामान की 4 बड़ी गठरियां भी थीं। जुम्मन शेख शहर में रहते थे और खुद को बहुत बड़ा नवाब समझते थे। उनकी आदत थी कि जहां भी जाते वहां हफ्तों तक डेरा जमा लेते और मेजबान का जीना हराम कर देते। जुम्मन ने मुल्ला को देखते ही जोरदार ठहाका लगाया और बिना पूछे धकेलते हुए अंदर घुस आए। अरे ओ नसरुद्दीन भाई, कैसे हो? देखो, मैंने अपना वादा निभाया।
मैं हमेशा कहता था न कि एक दिन फुर्सत निकालकर तुम्हारे गरीब खाने पर जरूर आऊंगा। लो आज मैं आ गया, और साथ में अपने इन जिगरी दोस्तों को भी लाया हूं ताकि वे भी देख सकें कि गांव की सादा जिंदगी कैसी होती है। मुल्ला का दिल तो किया कि सर पीट लें, लेकिन चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोले, आइए आइए जुम्मन भाई, यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मेरे छोटे से घर को याद किया। लेकिन खबर भिजवा दी होती तो मैं शायद घर पर नहीं मिलता। मतलब मैं कुछ तैयारी कर लेता। जुम्मन और उनके दोस्तों ने आते ही पूरे घर पर कब्जा कर लिया। किसी ने मुल्ला की पसंदीदा कुर्सी हथिया ली तो कोई चारपाई पर पसार गया। जुम्मन ने हुक्म चलाना शुरू कर दिया, नसरुद्दीन, खड़े क्या हो? मेहमान इतनी दूर से आए हैं, धूप से गला सूख रहा है। जाओ जल्दी से कुछ ठंडा शरबत और नाश्ते का इंतजाम करो। और हाँ, ध्यान रखना, मेरे दोस्तों को शहर के शाही खाने की आदत है, तो कुछ हल्का फुल्का मत परोस देना। मुल्ला रसोई में गए। बेगम का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कहा, नसरुद्दीन, घर में सिर्फ 2 वक्त की दाल रोटी का सामान है। ये 4 राक्षस कहाँ से आ टपके? इनको खिलाएंगे क्या? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजाई और उनकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उन्होंने बेगम से धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो बेगम, मेहमानवाजी तो इनकी ऐसी होगी कि ये 7 पुश्तों तक याद रखेंगे। तुम बस वो करो जो मैं कहूं। आज हम इन्हें मुल्ला स्टाइल दावत देंगे। मुल्ला ने सबसे पहले पानी में ढेर सारा नमक और लाल मिर्च पाउडर घोला और उसे शाही शरबत का नाम देकर मेहमानों के सामने पेश किया। जुम्मन के एक दोस्त ने एक बड़ा घूंट भरा और उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वह खांसने लगा। जुम्मन ने पूछा, क्या हुआ भाई? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे माफ कीजिएगा, यह हमारे गांव का हाजमोला शरबत है। धूप से आने के बाद इसे पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। थोड़ा तीखा है, लेकिन सेहत के लिए अमृत है। पीजिए पीजिए, शर्माइए मत। मेहमानों ने एक दूसरे का मुंह देखा, लेकिन बेइज्जती के डर से चुपचाप वह कड़वा तीखा पानी पी गए। अब बारी थी खाने की। जुम्मन ने फरमाइश की, नसरुद्दीन भाई, सुना है तुम्हारे गांव की मुर्गियां बहुत लजीज होती हैं। आज रात खाने में मुर्ग मुसल्लम हो जाए। मेरे दोस्तों को मसालेदार चिकन बहुत पसंद है। मुल्ला ने कहा, जो हुक्म सरकार। आप लोग आराम कीजिए, मैं अभी इंतजाम करता हूं। शाम हुई। मेहमानों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। भूख से उनका बुरा हाल था। तभी मुल्ला एक बड़ी सी थाली लेकर आए, जिसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। खुशबू की जगह अजीब सी महक आ रही थी। मेहमानों की लार टपकने लगी। जुम्मन ने उत्सुकता से पूछा, वाह, लगता है खाना आ गया। हटाओ कपड़ा नसरुद्दीन। मुल्ला ने जैसे ही कपड़ा हटाया, मेहमान सन्न रह गए। थाली में पका हुआ चिकन नहीं, बल्कि एक जिंदा मुर्गी बैठी थी, जिसके गले में मुल्ला ने एक रुमाल बांध रखा था और सामने थोड़े से कच्चे चावल और पानी रखा था। जुम्मन चिल्लाया, नसरुद्दीन, यह क्या भद्दा मजाक है? हमने खाने के लिए चिकन मांगा था, यह जिंदा मुर्गी क्यों ले आए? मुल्ला ने बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया, जुम्मन भाई, आप ही ने तो कहा था कि आपको ताज़ा खाना पसंद है। इससे ज्यादा ताज़ा और क्या हो सकता है? मैंने सोचा शहर के लोग बासी खाना पसंद नहीं करते, इसलिए इसे जिंदा ले आया। आप लोग खुद ही इसे अपनी पसंद के हिसाब से देख लीजिए। और हाँ, यह मुर्गी बहुत खानदानी है, इसे खाने से पहले इसके साथ इज्जत से पेश आइएगा। मेहमानों का सिर चकरा गया। भूख से बेहाल होकर उन्होंने कहा, भाई हमें पका हुआ खाना चाहिए।
मुल्ला ने माथे पर हाथ मारा। ओह, तो आप लोग पकाया हुआ खाना चाहते थे। मुझे लगा आप लोग शिकार का शौक रखते हैं। खैर, कोई बात नहीं। बेगम ने अंदर दाल बनाई है, वही ले आता हूँ। उस रात मेहमानों को पतली दाल और जली हुई रोटियां खानी पड़ी। लेकिन जुम्मन शेख भी जिद्दी थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे मुल्ला से अच्छी खातिरदारी करवाकर ही मानेंगे। अगली सुबह मेहमानों ने सोचा कि आज मुल्ला को परेशान करेंगे। जुम्मन ने कहा, नसरुद्दीन, तुम्हारे घर के गद्दे बहुत सख्त हैं, रात भर नींद नहीं आई और मच्छर भी बहुत थे। मुल्ला ने कहा, अफसोस की बात है भाईजान, लेकिन हमारे गांव के मच्छर बहुत पढ़े लिखे हैं। वे सिर्फ नए लोगों का खून चखकर देखना चाहते हैं कि शहर और गांव के खून में क्या फर्क है। कल रात उन्होंने चख लिया होगा, आज नहीं काटेंगे। दोपहर में जुम्मन के एक दोस्त ने कहा, मुल्ला जी, मुझे मछली खाने का बहुत शौक है। क्या यहाँ कोई तालाब है जहाँ से ताज़ी मछली मिल सके? मुल्ला ने सोचा, अब यह मछली की फरमाइश कर रहे हैं। मुल्ला बाजार गए, लेकिन उनकी जेब खाली थी। उन्होंने एक तरकीब सोची। वे घर वापस आए और मेहमानों से बोले, मैंने मछुआरे से बात की है, वह शाम तक सबसे बेहतरीन मछली लेकर आएगा। शाम को मुल्ला बाजार से एक बहुत ही छोटी, सूखी हुई मछली लेकर आए, जो शायद बिल्ली के खाने लायक भी नहीं थी। उन्होंने उसे एक बहुत बड़े थाल में सजाकर परोसा। जुम्मन ने गुस्से से कहा, यह क्या है नसरुद्दीन? हम 4 लोग हैं और यह उंगली भर की मछली। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। मुल्ला ने कहा, ठहरिए भाईजान, यह कोई आम मछली नहीं है। यह इस तालाब की सरदार मछली है। बाकी सारी मछलियां इसके इज्जत में पानी के अंदर छिपी हुई हैं। अगर आप इसे खाएंगे तो बाकी मछलियां खुद ब खुद आपके पेट में आ जाएंगी। यह जादुई मछली है। मेहमान समझ गए कि मुल्ला उन्हें फिर बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने तय किया कि अब वे मुल्ला की परीक्षा लेंगे। तीसरे दिन जुम्मन शेख ने एक योजना बनाई। उन्होंने मुल्ला से कहा, नसरुद्दीन, हमने सुना है तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो और हर चीज का जवाब तुम्हारे पास होता है। आज हम तुम्हारी मेहमानवाजी से नहीं, बल्कि तुम्हारी अक्लमंदी से खुश होना चाहते हैं। अगर तुम हमारे एक सवाल का जवाब दे दो और हमें एक ऐसा सूप पिलाओ जिसका स्वाद हमने जिंदगी में कभी न चखा हो, तो हम तुम्हें एक सोने का सिक्का देंगे। और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें हमें अपने खर्चे पर शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खिलाना होगा। मुल्ला जानते थे कि उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, शहर जाकर खिलाना तो दूर की बात है। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। जुम्मन ने शर्त रखी, हमें बत्तख का सूप पीना है। संयोग से मुल्ला के एक दोस्त ने मुल्ला को एक बत्तख तोहफे में दी थी। मुल्ला ने सोचा, चलो जान बची। उन्होंने बेगम से कहकर बत्तख का शानदार सूप बनवाया। मेहमानों ने सूप पिया, बहुत तारीफ की और चटकर गए। मुल्ला को लगा बला टली। लेकिन अगले दिन जुम्मन के 4 और दोस्त शहर से आ टपके। वे बोले, हमने सुना है यहाँ बत्तख का सूप बहुत अच्छा मिलता है। मुल्ला के पास अब बत्तख नहीं थी। मुल्ला रसोई में गए, एक बड़े पतीले में पानी उबाला और उसमें वही बत्तख की बची हुई हड्डियां डाल दीं जो कल मेहमानों ने छोड़ी थीं। उन्होंने उसमें थोड़ा नमक और हल्दी डाली और मेहमानों के सामने रख दिया। मेहमानों ने एक चम्मच पिया और थूक दिया। यह क्या है? यह तो सिर्फ गर्म पानी है। इसमें न बत्तख है न स्वाद। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, कल आपके दोस्तों ने जो बत्तख खाई थी, यह उसी बत्तख के सूप का सूप है। सूप ऑफ द सूप।
खानदानी चीजें ऐसे ही आगे बढ़ती हैं। मेहमान खींच गए। अब उन्होंने मुल्ला को फंसाने के लिए अपनी आखिरी चाल चली। जुम्मन ने कहा, नसरुद्दीन तुम जीत गए, लेकिन हमारी एक आखिरी इच्छा है। हम चाहते हैं कि तुम हमें ऐसा भोजन कराओ जो एक तरफ से ठंडा हो और दूसरी तरफ से गर्म। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम मान लेंगे कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन मेजबान हो और हम अभी के अभी चले जाएंगे। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। अभी के अभी चले जाएंगे, यह शब्द मुल्ला के कानों में संगीत की तरह गूंजे। मुल्ला ने कहा, बस इतनी सी बात? यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप लोग दस्तरखान पर बैठिए। मुल्ला रसोई में गए। उन्होंने जल्दी से दलिया बनाया, खूब गरम गरम दलिया, और फिर उस दलिये के ऊपर ठंडा ठंडा दही डाल दिया। लेकिन उन्होंने इसे मिलाया नहीं। मुल्ला थाली लेकर बाहर आए। मेहमानों ने देखा कि दलिया परोसा गया है। मुल्ला ने कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। यह है वह जादुई डिश। जुम्मन के दोस्त ने, जिसे बहुत भूख लगी थी, बिना सोचे समझे चम्मच भरकर मुंह में डाला। चम्मच में नीचे गरम दलिया था। जैसे ही उसने मुंह में डाला, उसका मुंह बुरी तरह जल गया। वह चीखा, अरे बाप रे, यह तो आग है। उसने हड़बड़ी में दूसरा चम्मच भरा, यह सोचकर कि शायद ऊपर वाला हिस्सा ठंडा होगा। इस बार उसने सिर्फ ऊपर से दही उठाया जो बहुत ठंडा था। उसके दांतों में झंझनाहट हो गई। वह चिल्लाया, अरे यह क्या मुसीबत है? कभी आग कभी बर्फ। नसरुद्दीन, तुमने तो कहा था एक तरफ से ठंडा और एक तरफ से गर्म होगा, यह तो मुंह के अंदर युद्ध करवा रहा है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जनाब यही तो इस डिश की खासियत है। यह मेहमानों को यह याद दिलाती है कि जिंदगी में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह डिश चुगलखोरों और लालची मेहमानों के लिए ही बनी है। जो सब्र से नहीं खाता, उसका मुंह जलना तय है। जुम्मन शेख समझ गए कि मुल्ला नसरुद्दीन के घर में दाल गलने वाली नहीं है, बल्कि यहाँ तो उनकी इज्जत का ही फालूदा बन रहा है। 3 दिन हो गए थे, न ढंग का खाना मिला, न सोने को बिस्तर, ऊपर से हर बात पर बेइज्जती अलग। जुम्मन ने अपने दोस्तों को इशारा किया। उन्होंने कहा, नसरुद्दीन भाई, तुम्हारी मेहमानवाजी ने तो हमारा दिल और पेट दोनों भर दिया। ऐसा अनुभव हमें जिंदगी में कहीं नहीं मिला। अब हमें इजाजत दो। मुल्ला ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ऊपर से दिखावा करते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे भाईजान? अभी तो हफ्ता भर और रुकना था। मैंने तो कल के लिए करेले का हलवा और मिर्च की खीर बनाने का सोचा था। बहुत लजीज होती है। करेले का हलवा और मिर्च की खीर का नाम सुनते ही मेहमानों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया, जो गठरियां खोली भी नहीं थीं, उन्हें वैसे ही बांधा और भागने लगे। जाते जाते जुम्मन की चप्पल भी छूट गई, लेकिन वह पलटा नहीं। मुल्ला दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। बेगम बाहर आईं और बोलीं, शुक्र है खुदा का, बला टली। लेकिन नसरुद्दीन, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक? मुल्ला ने बेगम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेगम, मेहमान अगर प्यार से आए तो उसके लिए मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन जो मेहमान अपनी हैसियत का रौब झाड़ने और मेजबान को नीचा दिखाने आए, उसे यह सिखाना जरूरी है कि असली रईसी दौलत में नहीं, दिल और दिमाग में होती है। और वैसे भी अगर मैं उन्हें वो सादा खाना प्यार से खिलाता जो हम रोज खाते हैं, तो वे नाक भौं सिकोड़ते और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते। अब कम से कम वे यह सोचकर तो गए हैं कि मुल्ला पागल है, गरीब नहीं। बेगम हंस पड़ी।
मुल्ला ने राहत की सांस ली और अपनी आराम कुर्सी पर वापस बैठ गए। उन्होंने ठंडी छाछ का गिलास उठाया और बोले, आहा, अब आई असली मेहमान शांति। तो दोस्तों, यह थी मुल्ला नसरुद्दीन की उल्टी पुल्टी मेहमानवाजी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई आप पर बोझ बनने की कोशिश करे तो उसे ढोने की बजाय अपनी अक्लमंदी से उसे उतार फेंकना ही समझदारी है। और हाँ, कभी किसी के घर जाएं तो जुम्मन शेख मत बनिएगा, वरना क्या पता आपको भी सूप का सूप पीना पड़ जाए। उम्मीद है आपको मुल्ला का यह किस्सा पसंद आया होगा। कहानी 3। उन दिनों की बात है जब जीवन में भागदौड़ कम और सुकून ज्यादा हुआ करता था। मुल्ला नसरुद्दीन अपने छोटे से गांव में बड़े चैन से रहा करते थे। उनकी दिनचर्या बहुत ही साधारण और शांत थी। सुबह जल्दी उठना, अपने गधे को प्यार से चारा खिलाना, गांव के चायखाने में दोस्तों के साथ बैठकर दुनिया जहान की गप्पे लड़ाना और शाम को अपने घर के बाहर खटिया बिछाकर ठंडी हवा का आनंद लेना। मुल्ला को लगता था कि उनकी जिंदगी बिल्कुल सही पटरी पर चल रही है और अब कोई तूफान नहीं आने वाला। लेकिन कहते हैं न कि मुसीबत कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। मुल्ला की यह शांति बहुत जल्द भंग होने वाली थी। हुआ यूं कि मुल्ला के घर के ठीक बगल वाला मकान, जो बरसों से खाली पड़ा था और जिसमें कबूतरों ने अपना डेरा जमा रखा था, अचानक आबाद होने वाला था। एक सुबह बैलगाड़ियों के पहियों की गड़गड़ाहट और मजदूरों के शोर से मुल्ला की नींद खुली। उन्होंने अपनी खिड़की से झांककर देखा तो पाया कि घर के बाहर सामान से लदी गाड़ियां खड़ी थीं। एक आदमी, जिसकी मूछें नुकीली थीं और आंखों में एक अजीब सी चालाकी चमक रही थी, बड़े रौब से सामान उतरवा रहा था। उसका नाम था मिर्जा बेग। मिर्जा बेग शहर से आया था और खुद को बहुत बड़ा व्यापारी बताता था, लेकिन हकीकत में वह दुनिया का सबसे बड़ा मक्खी चूस और लालची इंसान था। उसका जीवन जीने का सिद्धांत बहुत सरल था। अगर कोई चीज पड़ोसी से मांगकर काम चल जाए तो उसे खरीदने में अपनी जेब से पैसा क्यों बर्बाद करना। मुल्ला नसरुद्दीन, जो स्वभाव से बहुत मिलनसार थे, नए पड़ोसी के स्वागत के लिए बाहर निकले। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ा और कहा, आदाब मिर्जा साहब, हमारे मोहल्ले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब यहाँ परिवार की तरह रहते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा, यह नाचीज हमेशा हाजिर है। मिर्जा ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण सूती कपड़े, पुराना घर और एक बूढ़ा गधा। मिर्जा ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो बहुत ही सीधा सादा लगता है। इसे बेवकूफ बनाना और इसका फायदा उठाना तो बाएं हाथ का खेल होगा। मिर्जा ने चेहरे पर एक मीठी और बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, शुक्रिया मुल्ला जी, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। वैसे अभी घर जमा नहीं है, सामान बिखरा पड़ा है। क्या आपके यहाँ से थोड़ी चाय की पत्ती मिल जाएगी? मेरा डिब्बा कहीं खो गया है और सुबह की चाय के बिना सर दर्द हो रहा है। मुल्ला ने खुशी खुशी चाय की पत्ती दे दी। उन्हें क्या पता था कि यह तो बस उस सिलसिले की शुरुआत है जो उनकी नाक में दम करने वाला है। 1 या 2 दिन की बात होती तो मुल्ला संभाल लेते, लेकिन मिर्जा बेग तो जैसे मांगने की कला में डिग्री हासिल करके आया था। सुबह सूरज निकलते ही मिर्जा की आवाज मुल्ला के कानों में गूंजती, मुल्ला जी, जरा कुल्हाड़ी दीजिएगा, आंगन में कुछ लकड़ी काटनी है। दोपहर होते होते फिर आवाज आती, मुल्ला जी, जरा थोड़ा सा नमक दीजिएगा, आज दाल में बेगम ने नमक कम डाला है। और शाम को फिर वही रट, मुल्ला जी, अपनी लालटेन दीजिएगा, मेरे घर का तेल खत्म हो गया है और बाजार बंद हो चुका है। हैरानी और परेशानी की बात यह थी कि मिर्जा चीजें ले तो जाता था, लेकिन लौटाने का नाम नहीं लेता था।
अगर मुल्ला कभी अपनी ही चीज वापस मांगने जाते तो मिर्जा कोई न कोई बहाना बना देता। कभी कहता, अरे मुल्ला जी, अभी तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ी देर में भिजवा दूंगा। तो कभी बेशर्मी से हंसते हुए कहता, भाई पड़ोसी का माल अपना ही तो होता है, आप तो पराये कर रहे हैं। धीरे धीरे मुल्ला नसरुद्दीन समझ गए कि यह पड़ोसी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह एक ऐसा परजीवी है जो धीरे धीरे उनका सब कुछ चट कर जाएगा। गांव के लोग अब मुल्ला का मजाक उड़ाने लगे थे। चायखाने में दोस्त कहते, मुल्ला, तुम तो पूरी दुनिया को ज्ञान देते हो, बादशाहों को भी अपनी बातों से हरा देते हो, लेकिन अपने पड़ोसी से नहीं जीत पा रहे। क्या तुम्हारी अकल पर ताला लग गया है? मुल्ला बस मुस्कुरा देते और कहते, सब्र करो दोस्तों, लोहे को लोहा ही काटता है और लालच को उससे भी बड़ा लालच काटता है। मुल्ला ने ठान लिया था कि अब मिर्जा बेग को ऐसा सबक सिखाना होगा जो उसे और उसकी आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। और यहीं से शुरू हुआ मुल्ला का मास्टर प्लान। एक शाम मुल्ला नसरुद्दीन ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने घर से एक बहुत बड़ा तांबे का भगोना लिया और मिर्जा के घर का दरवाजा खटखटाया। मिर्जा बाहर आया, मुंह में पान दबाए हुए। उसने पूछा, कहिए मुल्ला जी, आज कैसे गरीब खाने की याद आई? क्या कुछ चाहिए? मुल्ला ने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मिर्जा साहब, आज मेरे घर कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। खाना ज्यादा बनाना है और मेरे बर्तन छोटे पड़ रहे हैं। मैंने देखा है आपके पास एक बहुत बड़ा और खूबसूरत तांबे का भगोना है। क्या आप वह मुझे सिर्फ एक रात के लिए उधार दे सकते हैं? मैं सुबह होते ही लौटा दूंगा। मिर्जा की आदत थी सिर्फ लेने की, देने की नहीं। उसका माथा ठनका। उसने सोचा, मेरा इतना कीमती और भारी भगोना, कहीं यह मुल्ला इसे खराब न कर दे या पिचका न दे। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि अगर आज मैंने मना किया तो कल मैं इससे चीजें कैसे मांगूंगा? मेरा तो रोज का काम इसी से चलता है। मन मारकर और भारी दिल से मिर्जा ने अपना सबसे बड़ा और कीमती भगोना मुल्ला को दे दिया। लेकिन जाते जाते चेतावनी देना नहीं भूला, मुल्ला जी, ध्यान रखिएगा, यह मेरे दादाजी की निशानी है। इस पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। मुल्ला ने भगोना लिया और शुक्रिया अदा करके चले गए। अगले दिन शाम हो गई, लेकिन मुल्ला भगोना लौटाने नहीं आए। मिर्जा बेचैन होने लगा। वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ मुल्ला के घर पहुंचा। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और बोला, मुल्ला जी, मेरा भगोना कहाँ है? 24 घंटे हो गए, मेहमान क्या अब तक खाना ही खा रहे हैं? मुल्ला घर के अंदर गए और वह बड़ा भगोना लेकर आए। मिर्जा ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसने देखा कि उस बड़े भगोने के अंदर एक छोटा सा, बेहद सुंदर और चमकदार स्टील का कटोरा भी रखा हुआ था। मिर्जा ने हैरान होकर भगोने के अंदर झांका और पूछा, यह छोटा कटोरा किसका है? यह मेरा नहीं है, मेरा भगोना तो खाली था। मुल्ला ने बहुत ही मासूमियत से अपनी आंखों में झूठा आश्चर्य लाते हुए कहा, मिर्जा साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कल रात आपके भगोने ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यह नन्हा कटोरा उसी की संतान है। मिर्जा ने मुल्ला की तरफ ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गया हो। उसने चिढ़कर कहा, क्या बकवास कर रहे हो मुल्ला? तुम सठिया गए हो क्या? बर्तन कब से बच्चे देने लगे? धातु की चीजें भी कभी बच्चे देती हैं? मुल्ला ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, यकीन मानिए मिर्जा साहब, मैं खुद हैरान था। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा यह नन्हा कटोरा आपके बड़े भगोने के पास लेटा हुआ था। चूंकि भगोना आपका है तो यह बच्चा भी कानूनी रूप से आपका ही हुआ।
माँ और बच्चे को अलग करना पाप है, आप दोनों को अपने घर ले जाइए। अब यहाँ मिर्जा के अंदर का लालच जाग उठा। उसने सोचा, मुल्ला तो एकदम पागल हो गया है, इसे अकल नहीं है। लेकिन अगर यह पागलपन में मुझे एक मुफ्त का कटोरा दे रहा है तो मैं क्यों न लूं? फोकट का माल कौन छोड़ता है? मिर्जा ने अपनी हंसी छुपाते हुए खुशी खुशी वह बड़ा भगोना और उसके साथ वह छोटा कटोरा उठा लिया। वह घर गया और अपनी बेगम से बोला, देखा मेरी किस्मत, पड़ोसी बेवकूफ हो तो बर्तनों के भी बच्चे होते हैं। आज एक कटोरा मुफ्त में मिल गया। उस दिन के बाद मिर्जा मुल्ला को और भी ज्यादा बेवकूफ समझने लगा। उसे लगा कि उसने मुल्ला को ठग लिया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मुल्ला की बिछाई हुई शतरंज की बिसात का सिर्फ पहला प्यादा था, असली खेल तो अभी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद मिर्जा के घर में एक बड़ा उत्सव था। उसके साले की शादी की बात पक्की हो गई थी और घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ था। मिर्जा चाहता था कि शादी में ऐसा शाही खाना बने कि पूरा गांव उंगलियां चाटता रह जाए। लेकिन समस्या वही थी, बर्तन। इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए बहुत बड़े कड़ाहे की जरूरत थी। मिर्जा को तुरंत मुल्ला की याद आई। उसने सोचा, पिछली बार मुल्ला ने भगोना लौटाया था तो एक कटोरा मुफ्त मिला था। मुल्ला का दिमाग तो फिरा हुआ है। अगर इस बार मैं मुल्ला से कोई बहुत बड़ा बर्तन मांगूं या उसे अपना बर्तन दूं तो क्या पता फिर कुछ मुनाफा हो जाए। लेकिन इस बार कहानी में पेंच यह था कि मुल्ला को मिर्जा से कुछ नहीं चाहिए था, बल्कि मिर्जा को मुल्ला का एक बहुत बड़ा, प्राचीन और कीमती कड़ाहा चाहिए था, जो मुल्ला के पास उनके पुश्तैनी सामान में रखा था। वह कड़ाहा इतना विशाल था कि उसमें एक साथ पूरे मोहल्ले का खाना बन सकता था। मिर्जा मुल्ला के पास पहुंचा। चेहरा एकदम मीठा बनाकर मक्खन लगाते हुए बोला, मुल्ला भाई, आदाब। एक छोटी सी विनती लेकर आया हूं। मुल्ला ने पूछा, हुक्म कीजिए पड़ोसी महोदय, आज कैसे आना हुआ? मिर्जा बोला, मेरे साले की शादी है। हलवाई ने कहा है कि बिरयानी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कड़ाहा चाहिए। मैंने सुना है आपके पास एक खानदानी कड़ाहा है। क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? मैं कसम खाता हूं, शादी खत्म होते ही उसे तुरंत धुलवाकर लौटा दूंगा। मुल्ला थोड़ा हिचकिचाए। उन्होंने माथे पर हाथ फेरा और चिंता जताते हुए कहा, मिर्जा साहब, वह कड़ाहा बहुत पुराना और नाजुक है। मुझे डर है कि कहीं भीड़-भाड़ में उसे कुछ हो न जाए। वह मेरे परदादा की आखिरी निशानी है। मिर्जा ने बात काटते हुए कहा, अरे मुल्ला जी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। पिछली बार याद है न, आपका भगोना मेरे पास कितना सुरक्षित था। बल्कि आपको तो फायदा ही हुआ था। आप मुझ पर भरोसा रखिए। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचने का नाटक किया, जैसे बहुत बड़ा फैसला ले रहे हों। फिर उन्होंने आंखों में एक चमक के साथ कहा, ठीक है मिर्जा साहब, आप पड़ोसी हैं और घर में शादी का माहौल है, मैं मना कैसे कर सकता हूं? ले जाइए। और हाँ, क्या पता इस बार भी कोई खुशखबरी मिल जाए। कड़ाहा बहुत बड़ा है, हो सकता है इस बार जुड़वा बच्चे हों। यह सुनते ही मिर्जा के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा, वाह, मुल्ला खुद कह रहा है। इसका मतलब यह पक्का फिर से कोई बर्तन साथ में देगा। इस बार तो कड़ाहे के साथ 2-3 छोटे पतीले जरूर मिलेंगे। मेरी तो लॉटरी लग गई। मिर्जा ने तुरंत 2 मजदूर बुलवाए और वह भारी भरकम कड़ाहा उठवाकर अपने घर पहुंचा दिया। उसका लालच अब 7वें आसमान पर था। शादी का दिन आया और धूमधाम से बीत गया। कड़ाहे में लजीज बिरयानी बनी, सबने तारीफ की। शादी खत्म हुए 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर पूरा 1 हफ्ता बीत गया।
लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन अपना कड़ाहा वापस मांगने नहीं आए। मिर्जा अपने घर में बैठा इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था मुल्ला खुद आएगा, और जब वह आएगा तो जरूर कहेगा कि कड़ाहे ने बच्चे दिए हैं और मुझे कुछ और बर्तन देगा। मैं क्यों जल्दी करूं? जितना ज्यादा समय कड़ाहा मुल्ला की नजर से दूर रहेगा, शायद उतना ही बड़ा बच्चा तैयार होगा। मिर्जा अपनी ही लालच की दुनिया में खोया हुआ था। आखिरकार 10 दिन बाद जब मुल्ला कड़ाहा लेने नहीं आए तो मिर्जा का धैर्य जवाब दे गया। वह खुद मुल्ला के पास जाने की सोचने लगा। वह चाहता था कि मुल्ला के सामने कड़ाहे का जिक्र करे ताकि मुल्ला उस बच्चे वाली बात को दोहराए और उसे नए बर्तन मिले। मिर्जा मुल्ला के घर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि मुल्ला अपने घर के आंगन में बहुत उदास बैठे हैं। उनका सर झुका हुआ है और हाथ माथे पर है, जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। मिर्जा ने उत्साह दबाते हुए पूछा, मुल्ला जी, आदाब। मैं वो कड़ाहे की बात करने आया था। काफी दिन हो गए, आपने मांगा ही नहीं। मैंने सोचा मैं ही याद दिला दूं। मुल्ला ने धीरे से अपना सर उठाया। उनका चेहरा शोक और गम से भरा हुआ था। उन्होंने एक भारी और कांपती हुई आवाज में कहा, मिर्जा साहब, मैं आपके पास आने ही वाला था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक बहुत ही बुरी खबर है। मिर्जा का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मेरे कड़ाहे को कुछ हुआ तो नहीं? मुल्ला ने एक गहरी आह भरी, अपनी आंखें पोंछीं और कहा, मिर्जा साहब, मैं आपको यह कैसे बताऊं? आपका कड़ाहा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका इंतकाल हो गया है। एक पल के लिए वहां ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। मिर्जा को लगा उसने गलत सुना। उसने कान खुजाए और चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? कड़ाहा मर गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कड़ाहा भी कभी मरता है? मुल्ला ने अपनी जगह से हिले बिना दुखियारी आवाज में कहा, जी हाँ मिर्जा साहब, होनी को कौन टाल सकता है। कल रात उसे अचानक तेज बुखार आया। मैंने बहुत कोशिश की, गांव के लोहार को भी बुलाया, उसकी नब्ज टटोली, लेकिन अफसोस हम उसे बचा नहीं सके। वह बेचारा कड़ाहा अपनी जवानी में ही चल बसा। अब तो बस उसकी यादें रह गई हैं। मिर्जा का चेहरा गुस्से से लाल टमाटर जैसा हो गया। उसकी मूछें फड़कने लगीं। वह गुस्से में कांपते हुए चिल्लाया, मुल्ला, तुम मुझे पागल समझते हो? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। निर्जीव चीजें, धातु के बर्तन कैसे मर सकते हैं? यह नामुमकिन है। मेरा कड़ाहा वापस करो, वरना मैं अभी पंचायत बुलाऊंगा, मैं काजी के पास जाऊंगा। तुम मेरा कीमती कड़ाहा हजम करना चाहते हो। मुल्ला अब तक जो नाटक कर रहे थे, उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया। अब उनके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक तीखा व्यंग्य और जीत की मुस्कान थी। उन्होंने बहुत ही शांति से मिर्जा की आंखों में आंखें डालकर वह बात कही, जिसने मिर्जा की बोलती बंद कर दी। मुल्ला ने कहा, मिर्जा साहब, जरा शांत हो जाइए और अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। जब मेरा भगोना आपके घर में बच्चा दे सकता है, तो आपका कड़ाहा मेरे घर में मर क्यों नहीं सकता? मिर्जा के मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। वह अवाक रह गया। मुल्ला ने आगे कहा, जब बर्तनों के पैदा होने पर आपने यकीन कर लिया था और खुशी खुशी उस स्टील के कटोरे को रख लिया था, तब तो आपने नहीं पूछा कि बर्तन बच्चे कैसे देते हैं। तो अब बर्तनों के मरने पर आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? कुदरत का नियम है मिर्जा जी, जो पैदा होता है वह मरता भी है। अगर आपको अपना कड़ाहा जिंदा चाहिए,
तो पहले यह मानिए कि बर्तन बच्चे नहीं देते और उस दिन आप अपने लालच में अंधे थे। मिर्जा बेग को काटो तो खून नहीं। उसे समझ आ गया कि वह अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। अगर वह यह स्वीकार करता है कि बर्तन मरते नहीं, तो उसे यह भी मानना पड़ेगा कि बर्तन बच्चे नहीं देते, और तब उसका लालच सबके सामने आ जाएगा और उसे खुद को बेवकूफ मानना पड़ेगा। और अगर वह चुप रहता है तो उसका लाखों का कीमती खानदानी कड़ाहा हाथ से गया। गांव के जो लोग शोर सुनकर वहां जमा हो गए थे, वे पूरी बात समझ चुके थे। वे सब जोर जोर से हंसने लगे। मिर्जा का लालच सबके सामने नंगा हो गया था। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वह बिना एक शब्द बोले, शर्म से सिर झुकाकर उल्टे पांव वहां से अपने घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, उस दिन के बाद मिर्जा बेग ने मुल्ला नसरुद्दीन से कभी माचिस की तीली भी उधार नहीं मांगी। मुल्ला ने बिना लड़े, बिना झगड़े, सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से एक लालची और चालाक पड़ोसी को ऐसा सबक सिखाया कि उसने फिर कभी किसी चीज को हजम करने की हिम्मत नहीं की। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान की बुद्धि को खा जाता है। मिर्जा के छोटे से लालच ने उसका बड़ा नुकसान करवा दिया। और साथ ही यह भी कि अगर आप किसी की अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, तो सामने वाला अगर मुल्ला नसरुद्दीन जैसा समझदार हुआ, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। कहानी 4। उन दिनों की बात है जब मुल्ला नसरुद्दीन की ख्याति सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूरदराज के शहरों और रियासतों तक फैल चुकी थी। लोग उनकी बुद्धिमानी के किस्से सुनाते थे, लेकिन हर कहानी में एक विलेन भी होता है। मुल्ला के गांव में एक बहुत ही अमीर और घमंडी व्यापारी रहता था, जिसका नाम था सेठ करमचंद। सेठ करमचंद के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे और तिजोरी सोने चांदी से। लेकिन उसके पास एक चीज की बहुत कमी थी, और वह थी सहनशीलता। उसे इस बात से बहुत जलन होती थी कि गांव के लोग एक साधारण से फटेहाल मुल्ला की इतनी इज्जत क्यों करते हैं, जबकि उसके पास इतना पैसा होने के बावजूद लोग उसे सिर्फ मतलब के लिए ही सलाम करते हैं। यह जलन धीरे धीरे नफरत में बदल गई। सेठ करमचंद ने ठान लिया कि वह मुल्ला नसरुद्दीन को पूरे समाज के सामने जलील करेगा और साबित करेगा कि मुल्ला कोई बुद्धिमान नहीं, बल्कि एक ठग है। एक दिन भरी दोपहर में जब बाजार में खूब भीड़ थी, सेठ करमचंद ने मुल्ला को घेर लिया। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि सब लोग सुन सकें। उसने कहा, अरे ओ नसरुद्दीन, कब तक शराफत का चोला ओढ़कर घूमोगे? मेरे वो 100 सोने के सिक्के कब लौटाओगे जो तुमने मुझसे 3 साल पहले उधार लिए थे? मुल्ला नसरुद्दीन एकदम चौंक गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी सेठ से एक फूटी कौड़ी भी उधार नहीं ली थी। मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, सेठ जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपसे कभी कोई कर्ज नहीं लिया। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं आपके घर आखिरी बार कब गया था। सेठ करमचंद तो पहले से ही योजना बनाकर आया था। उसने अपनी छाती पीटते हुए नाटक करना शुरू कर दिया। उसने कहा, देखो भाइयों, देखो इस धोखेबाज को। जब पैसे चाहिए थे तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि बीवी बीमार है, घर में खाने को नहीं है। मैंने तरस खाकर 100 सोने के सिक्के दे दिए, और आज यह साफ मुकर रहा है। हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है। गांव के लोग जमा हो गए। कुछ लोग मुल्ला को जानते थे, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ लोग सेठ की रईसी और उसके आंसुओं, जो कि मगरमच्छ के थे, को देखकर सोचने लगे कि शायद मुल्ला ने मजबूरी में पैसे लिए होंगे। मुल्ला समझ गए कि यह सिर्फ आरोप नहीं है, यह उनकी इज्जत पर हमला है।
उन्होंने सेठ की आंखों में देखा और कहा, सेठ करमचंद, अगर तुम सच बोल रहे हो तो डरो मत। चलो शहर के काजी न्यायाधीश के पास चलते हैं। वही फैसला करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। सेठ यही चाहता था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, ठीक है, कल सुबह शहर की बड़ी अदालत में मिलो। अगर तुम नहीं आए तो मैं समझूंगा तुम चोर हो और तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। मुल्ला ने हामी भर दी और अपने घर चले गए। रात हुई। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में बैठे सोच रहे थे। समस्या यह नहीं थी कि उन्होंने पैसे लिए थे या नहीं, समस्या यह थी कि सेठ के पास गवाह खरीदने की ताकत थी, उसके पास झूठे सबूत बनवाने का पैसा था। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मुल्ला के कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। उनका गधा लंगड़ा था और चलने की हालत में नहीं था। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा, बेगम, अगर मैं इन फटे कपड़ों में शाही अदालत में गया तो काजी मुझे देखते ही मुजरिम समझ लेगा। दुनिया दिखावे पर चलती है। वह सेठ रेशमी कपड़े पहनकर जाएगा और मैं भिखारी लगूंगा। काजी मेरी बात सुनने से पहले ही मेरे खिलाफ फैसला सुना देगा। तभी मुल्ला के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। एक ऐसा विचार आया जो सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में ही आ सकता था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मुल्ला नसरुद्दीन सीधे सेठ करमचंद की हवेली पर पहुंच गए। सेठ अभी अपनी मखमली रजाई में सो ही रहा था कि नौकर ने बताया, मुल्ला आया है। सेठ खुश हुआ। उसने सोचा मुल्ला डर गया है और माफी मांगने आया है। सेठ बाहर आया और अकड़कर बोला, क्या हुआ नसरुद्दीन? कोर्ट जाने से पहले ही हिम्मत हार गए। लाओ मेरे पैसे और मामला यहीं रफा-दफा करते हैं। मुल्ला ने बहुत ही दयनीय चेहरा बनाया, कंधे झुका लिए और दुखी आवाज में बोले, सेठ जी, मैं कोर्ट चलने को तैयार हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आप देख रहे हैं मेरे कपड़ों का हाल, जगह जगह से फटे हैं, पैबंद लगे हैं। मेरे पास जूतों के नाम पर यह टूटी चप्पलें हैं। और मेरा गधा, वह तो कल रात से उठ ही नहीं पा रहा। सेठ ने चिढ़कर कहा, तो मैं क्या करूं? यह तुम्हारी गरीबी है, मेरी बला से। मुल्ला ने कहा, बात यह है सेठ जी, अगर मैं ऐसे हुलिये में काजी साहब के सामने गया तो वह मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन इससे आपकी भी तो बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि इतना बड़ा सेठ एक भिखारी से पैसे वसूलने कोर्ट आया है। आपकी शान में गुस्ताखी होगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोर्ट जाऊं ही नहीं। आप जीत मान लीजिए, लेकिन मैं वहां जाकर तमाशा नहीं बनूंगा। सेठ करमचंद घबरा गया। उसका मकसद पैसे वसूलना नहीं था, क्योंकि पैसे तो उसने दिए ही नहीं थे। उसका मकसद था भरी अदालत में सैकड़ों लोगों के सामने मुल्ला को जलील करना और हराना। अगर मुल्ला कोर्ट ही नहीं गया तो उसकी जीत का मजा किरकिरा हो जाएगा। उसे तो पब्लिक के सामने मुल्ला की हार चाहिए थी। सेठ ने उतावलेपन में कहा, नहीं नहीं, तुम्हें कोर्ट तो चलना ही होगा। मैं तुम्हें ऐसे भागने नहीं दूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुल्ला ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर आप मुझे सिर्फ आज के लिए अपनी वह मखमली शेरवानी, अपनी वह जरीदार पगड़ी और अपना वह अरबी घोड़ा उधार दे दें तो मैं आपकी बराबरी में खड़ा हो सकूंगा। फिर काजी साहब जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। सेठ ने सोचा, यह मुल्ला भी कितना मूर्ख है, सजधज कर अपनी हार सुनने जाना चाहता है। खैर, शाम को तो सब वापस मिल ही जाएगा। सेठ को अपनी जीत का इतना नशा था कि उसने आव देखा न ताव अंदर गया और अपनी सबसे महंगी सोने के तारों से कढ़ी हुई शेरवानी, एक शानदार पगड़ी और कमरबंद ले आया।
उसने अपने अस्तबल से सबसे तेज और खूबसूरत अरबी घोड़ा भी मुल्ला के हवाले कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने वह शाही लिबास पहना। शेरवानी उनके बदन पर ऐसे फब रही थी जैसे वह किसी रियासत के नवाब हों। सर पर पगड़ी और पैरों में शाही जूतियां। जब वह अरबी घोड़े पर सवार हुए तो उनकी शान देखते ही बनती थी। दूसरी तरफ सेठ करमचंद भी तैयार हुआ और दोनों शहर की ओर चल पड़े। रास्ते भर लोग मुल्ला को मुड़मुड़ कर देख रहे थे। जो मुल्ला कल तक फटे कपड़ों में दिखता था, आज वह सेठ से भी ज्यादा अमीर लग रहा था। सेठ को अंदर ही अंदर जलन हो रही थी, लेकिन वह चुप रहा, यह सोचकर कि कुछ घंटों बाद कोर्ट में मुल्ला की सारी हैकड़ी निकल जाएगी। शहर की अदालत खचाखच भरी थी। काजी साहब अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। माहौल बहुत गंभीर था। मुल्ला और सेठ कटघरे में खड़े हुए। काजी ने अपनी चश्मा ठीक करते हुए सेठ से पूछा, हाँ भाई, क्या शिकायत है तुम्हारी? सेठ ने अपने पुराने रटेटाए डायलॉग शुरू किए। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा, हुजूर, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। यह आदमी जो आपके सामने खड़ा है, यह बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने मुझसे 3 साल पहले व्यापार करने के नाम पर 100 सोने के सिक्के उधार लिए थे। मैं तकादा करते करते थक गया, लेकिन यह पैसे लौटाने का नाम नहीं लेता। अब तो यह मुझे पहचानता भी नहीं है। मेरे पास गवाह हैं, मेरे पास बही खाता है, जो सब झूठे थे। मुझे इंसाफ चाहिए हुजूर। काजी ने मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला शाही लिबास में, सीना तानकर, चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान लिए खड़े थे। उनकी वेशभूषा देखकर काजी को लगा कि यह कोई कुलीन और संभ्रांत व्यक्ति है, कोई चोरोचक्का नहीं। काजी ने इज्जत से पूछा, नसरुद्दीन, इस व्यापारी ने तुम पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या तुमने इससे पैसे लिए थे? अपनी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? अब वह पल आ गया था जिसके लिए मुल्ला ने यह सारा प्रपंच रचा था। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली, सेठ की तरफ एक दयालु दृष्टि डाली और फिर काजी की तरफ देखकर बोले, हुजूर आला, मैं इस सेठ की बहुत इज्जत करता हूं। यह हमारे गांव के बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन मुल्ला ने एक नाटकीय विराम लिया, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं रहती। सेठ करमचंद यह सुनकर भड़क गया, क्या बकवास कर रहे हो? मैं पागल हूं? मुल्ला ने शांत रहने का इशारा किया और काजी से बोले, देखिए हुजूर, इनका गुस्सा ही इनकी बीमारी का सबूत है। यह बेचारे अब चीजों को भूलने लगे हैं और भ्रम का शिकार हो गए हैं। इन्हें लगता है कि दुनिया की हर चीज इनकी है। यह सपनों की दुनिया में जीते हैं। आज इन्हें लग रहा है कि मैंने इनसे पैसे लिए हैं, कल इन्हें लगेगा कि यह अदालत इनकी है, परसों इन्हें लगेगा कि पूरा शहर इनका है। काजी ने हैरानी से पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सबूत तो साक्षात आपके सामने हैं। इनकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर अभी आप इनसे पूछेंगे कि मेरे बदन पर यह जो शेरवानी है, यह किसकी है, तो यह कहेंगे कि यह इनकी है। काजी ने सेठ की तरफ देखा। सेठ का खून खौल रहा था। उसने मुल्ला के बदन पर अपनी शेरवानी देखी और चिल्लाया, हाँ हुजूर, यह बिल्कुल सच है। यह शेरवानी मेरी है। यह झूठ नहीं बोल रहा, यह मेरी ही शेरवानी है जो इसने पहन रखी है। मुल्ला ने काजी की तरफ देखा और कंधे उचका दिए, जैसे कह रहे हों, देखा? फिर मुल्ला बोले, देखिए हुजूर, मैंने कहा था न। अब जरा इनसे पूछिए कि मेरे सर पर यह जो पगड़ी है, क्या वह भी इनकी है? सेठ गुस्से में अपना आपा खो बैठा था।
वह चीखा, हाँ, 100%। यह पगड़ी भी मेरी है। यह कमरबंद भी मेरा है। यहां तक कि इसके पैरों में जो जूते हैं वह भी मेरे हैं। अदालत में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे। काजी साहब भी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि एक आदमी जो खुद इतना अमीर दिख रहा है, मुल्ला, वह दूसरे के कपड़े क्यों मांगेगा? जरूर सेठ झूठ बोल रहा है या पागल है। मुल्ला ने आखिरी वार किया। उन्होंने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा, हुजूर, इनकी हालत पर मुझे तरस आता है। अब तो मुझे डर है कि यह बाहर खड़े उस घोड़े को भी अपना बता देंगे जिस पर बैठकर मैं यहां आया हूं। सेठ करमचंद अब गुस्से और झुंझलाहट में पागल हो चुका था। वह कटघरे पर हाथ पटकते हुए चिल्लाया, अरे वो घोड़ा मेरा ही है। मेरा अरबी घोड़ा है। यह मक्कार सुबह मेरे घर आया और सब मांग कर ले गया। घोड़ा मेरा है, काठी मेरी है, लगाम मेरी है, सब कुछ मेरा है। काजी साहब ने गुस्से से अपना हथौड़ा मेज पर मारा। खामोश। काजी ने सेठ को घूरते हुए कहा, सेठ करमचंद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगाते हो और अदालत का वक्त बर्बाद करते हो। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तुम्हें लगता है कि इस आदमी के कपड़े, इसकी पगड़ी, इसका घोड़ा सब तुम्हारा है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें यह भ्रम भी हो गया है कि इसके पास जो पैसा है वह भी तुम्हारा है। सेठ गिड़गिड़ाने लगा, नहीं हुजूर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। यह सच में मेरा सामान है। मैंने इसे दिया था। काजी ने फैसला सुनाया। खामोश। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सेठ करमचंद दिमागी तौर पर बीमार हैं और झूठे दावे कर रहे हैं। नसरुद्दीन जैसे संभ्रांत व्यक्ति पर लगाए गए सारे आरोप खारिज किए जाते हैं और अदालत का वक्त बर्बाद करने के जुर्म में सेठ पर 500 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाता है। सेठ वहीं फर्श पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। वह मुल्ला को फंसाने आया था और खुद बुरी तरह फंस गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने झुककर काजी साहब को सलाम किया और बड़ी शान से अदालत से बाहर निकले। बाहर आकर वह अपने यानी सेठ के घोड़े पर सवार हुए और गांव की तरफ चल दिए। सेठ करमचंद सर झुकाए जुर्माना भरकर उनके पीछे पीछे आ रहा था। जब वे गांव के पास पहुंचे जहां कोई नहीं था, मुल्ला रुके। उन्होंने घोड़े से उतरकर वह कीमती शेरवानी, पगड़ी और घोड़ा सेठ के हवाले कर दिया। सेठ हैरान था। उसने पूछा, नसरुद्दीन, तुम तो जीत गए थे। काजी ने मान लिया था कि यह सब तुम्हारा है। तुम चाहते तो यह सब रख सकते थे। तुमने वापस क्यों किया? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पुरानी फटी हुई चादर ओढ़ ली और मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, मैंने अदालत में झूठ बोला था कि आप पागल हैं, ताकि मैं सच को साबित कर सकूं कि मैंने आपसे कर्ज नहीं लिया था। मेरा मकसद आपकी दौलत हड़पना नहीं था, बल्कि अपनी इज्जत बचाना था। यह कपड़े और घोड़ा आपका है, सो आपका ही रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, झूठ के पैर चाहे कितने भी तेज हों, सच की पकड़ से कभी नहीं बच सकते। सेठ करमचंद शर्म से पानी पानी हो गया। उसने उस दिन मुल्ला के पैर पकड़े और कसम खाई कि आज के बाद वह कभी किसी गरीब को नहीं सताएगा और न ही कभी मुल्ला से पंगा लेगा। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिमाग शांत रखा जाए और थोड़ी चतुराई से काम लिया जाए तो बड़े से बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस दिन की जब मुल्ला ने झूठ बोलकर सच की जीत पक्की की। उम्मीद है आपको यह किस्सा पसंद आया होगा।
जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सीधे रास्ते से नहीं बल्कि टेढ़े रास्ते से चलकर ही मंजिल मिलती है। मुल्ला की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि परिस्थिति को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी 5। उन दिनों की बात है जब मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जिंदगी के सबसे सुकून भरे दौर में थे, या यूं कहें कि वे सुकून में रहने की कोशिश कर रहे थे। उनका घर गांव के एक बहुत ही प्यारे कोने में था, जहां सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और शाम को ठंडी हवा का बसेरा होता था। लेकिन जैसा कि हर जन्नत में एक सांप होता है, मुल्ला की इस जन्नत में भी एक मुसीबत थी। और वह मुसीबत कोई और नहीं बल्कि उनके ठीक बगल में रहने वाला उनका पड़ोसी था, जिसका नाम था रहमत खान। रहमत खान का नाम भले ही रहमत कृपा था, लेकिन उसका स्वभाव जहमत मुसीबत से कम नहीं था। वह दुनिया का शायद इकलौता ऐसा इंसान था जिसे अगर स्वर्ग में भी भेज दिया जाता तो वह वहां भी शिकायत करता कि यहाँ की अप्सराएं बहुत ज्यादा मुस्कुराती हैं, या यहाँ के बादलों में वो बात नहीं जो मेरे गांव के कीचड़ में थी। रहमत खान का जीवन जीने का एक ही मकसद था, हर चीज में कमी निकालना। उसे खुश करना मतलब सूरज को पश्चिम से उगाना। मुल्ला नसरुद्दीन अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे कि मेरा पड़ोसी एक ऐसा काला चश्मा पहनता है जिससे उसे सफेद दीवार पर भी काले धब्बे ही दिखाई देते हैं। कहानी की शुरुआत एक सुहावनी सुबह से होती है। बारिश का मौसम था। कई महीनों की भीषण गर्मी के बाद आसमान में काले बादल छाए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। किसान अपने खेतों की तरफ दौड़े, बच्चे कागज की कश्तियां चलाने लगे और मोर नाचने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन भी अपने घर के बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे और बारिश की बूंदों का संगीत सुन रहे थे। तभी उन्हें अपनी बाड़ फेंस के पास से किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। मुल्ला ने झांक कर देखा। रहमत खान अपने घर के बाहर खड़ा था। माथे पर इतनी सिलवटें थीं कि लग रहा था जैसे उसने दुनिया का सारा बोझ उठा रखा हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, अरे रहमत भाई, सुभान अल्लाह, क्या मौसम है। देखो खुदा ने हमारी सुन ली। कितनी प्यारी बारिश हो रही है। अब फसलें लहलहा उठेंगी, गर्मी दूर हो जाएगी। खुश हो जाओ भाई। रहमत खान ने मुल्ला को ऐसे घूरा जैसे मुल्ला ने कोई गुनाह कर दिया हो। उसने मुंह बनाकर कहा, क्या खाक सुभान अल्लाह। मुल्ला, तुम तो बस ऊपर ऊपर की बातें देखते हो। तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि इस बारिश ने क्या आफत मचा रखी है। मुल्ला हैरान हुए, आफत? भाई, यह तो अमृत बरस रहा है। इसमें क्या आफत है? रहमत खान ने चिढ़कर कहा, अरे अकल के दुश्मन, जरा नीचे देखो। मेरे घर के सामने कितना कीचड़ हो गया है। अब अगर मुझे बाजार जाना पड़ा तो मेरे नए जूते गंदे नहीं हो जाएंगे। और यह आवाज, टपट टप, मेरे टीन की छत पर इतना शोर हो रहा है कि मेरे सर में दर्द हो गया है। खुदा को भी बारिश करानी थी तो रात को कराता, दिन में क्यों कीचड़ फैला दिया। और देखो, मेरी बीवी ने जो कपड़े धोकर सुखाए थे वो सब गीले हो गए। यह बारिश कोई नेमत नहीं, मुसीबत है। मुल्ला ने अपना माथा पीट लिया। जिस बारिश के लिए पूरा गांव दुआ मांग रहा था, रहमत खान उसमें भी अपने जूतों और कपड़ों का रोना रो रहा था। मुल्ला समझ गए कि इस आदमी को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। कुछ दिन बीते। बारिश रुकी और सूरज देवता प्रकट हुए। मौसम एकदम साफ हो गया। धूप खिली, कीचड़ सूख गया। मुल्ला ने सोचा, चलो अब तो रहमत खुश होगा। कीचड़ भी नहीं है और कपड़े भी सूख जाएंगे। मुल्ला फिर रहमत खान से मिले। उन्होंने उत्साह से कहा, कहिए रहमत भाई,
आज तो खुश हैं ना आप? देखिए, सूरज निकल आया है, कीचड़ सूख गया है और मौसम कितना साफ है। अब तो कोई शिकायत नहीं। रहमत खान ने आसमान की तरफ देखा और फिर मुंह बिचकाते हुए बोला, हाँ, सूरज तो निकल आया है, लेकिन मुल्ला, तुम्हें नहीं लगता कि धूप कुछ ज्यादा ही तेज है? अभी तो सुबह के 10 बजे हैं और इतनी चुभन। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी तो त्वचा जल जाएगी। और यह धूल, कीचड़ सूखा तो धूल उड़ने लगी। अब मेरे घर में धूल आएगी। इससे अच्छा तो बारिश ही थी, कम से कम धूल तो नहीं उड़ रही थी। उफ, यह मौसम भी न कभी चैन से जीने नहीं देता। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी सांस ली और वहां से चुपचाप खिसक लिए। उन्हें समझ आ गया कि रहमत खान वह इंसान है जो अगर गुलाब का फूल भी हाथ में लेगा तो उसकी खुशबू सूंघने की बजाय यह शिकायत करेगा कि इसके कांटों ने मेरी उंगली में चुभन पैदा कर दी। लेकिन असली किस्सा तो तब हुआ जब रहमत खान की किस्मत का ताला खुला। एक दिन गांव में खबर फैली कि रहमत खान के दूर के किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है और वह अपनी सारी जायदाद, जिसमें एक बड़ा आम का बागीचा और कुछ सोने के सिक्के थे, रहमत खान के नाम कर गया है। पूरा गांव हैरान था कि ऐसे रोतलू इंसान की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि आज तो चमत्कार हो गया। आज तो रहमत खान के चेहरे पर मुस्कान होनी ही चाहिए। मुल्ला मिठाई का डिब्बा लेकर रहमत के घर बधाई देने पहुंचे। मुल्ला ने देखा कि रहमत खान अपने आंगन में बैठा है और उसके सामने सोने के सिक्कों की थैली रखी है। लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह किसी मातम में बैठा हो। मुल्ला ने कहा, मुबारक हो रहमत भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। सुना है आपको बहुत बड़ी विरासत मिली है। अब तो आपके वारे न्यारे हो गए। अब तो मुस्कुरा दीजिए। रहमत खान ने एक सिक्का उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा और एक ठंडी आह भरी। उसने कहा, मुल्ला, तुम फिर आ गए जले पर नमक छिड़कने। तुम्हें यह दौलत दिख रही है, लेकिन इसके पीछे की मुसीबत नहीं दिख रही। मुल्ला ने हैरानी से पूछा, मुसीबत? सोने के सिक्कों में कैसी मुसीबत? रहमत खान ने झुंझलाते हुए कहा, अरे भाई, वो रिश्तेदार तो मर गया, लेकिन मेरे लिए काम बढ़ा गया। अब मुझे उस आम के बागीचे की देखभाल करनी पड़ेगी। नौकर रखने पड़ेंगे, उनका हिसाब रखना पड़ेगा। और यह सोना, तुम्हें पता है यह कितना पुराना है? इन सिक्कों पर धूल जमी है, मुझे इन्हें साफ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अब मुझे रात भर जागकर पहरेदारी करनी पड़ेगी कि कहीं कोई चोर न आ जाए। पहले मैं चैन से सोता था, अब इस दौलत ने मेरी नींद हराम कर दी है। और सरकार का टैक्स, वो कौन भरेगा? यह विरासत नहीं, यह तो गले का फंदा है। मुल्ला नसरुद्दीन को अब हंसी आने लगी थी। उन्होंने सोचा कि इस आदमी का इलाज करना जरूरी है। बातों से यह नहीं सुधरेगा, इसे एक ऐसा सबक सिखाना होगा कि इसे अपनी गलती का एहसास हो। मुल्ला ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे रहमत खान के लिए एक ऐसी दावत का आयोजन करेंगे जो इतनी परफेक्ट, सर्वोत्तम होगी कि उसमें शिकायत की कोई गुंजाइश ही न बचे। मुल्ला देखना चाहते थे कि जब सब कुछ 100% सही होगा, तब रहमत खान क्या कमी निकालेगा। मुल्ला ने रहमत खान को न्योता दिया। रहमत भाई, कल दोपहर का खाना आप मेरे घर खाइएगा। मैं आपके लिए एक खास दावत तैयार कर रहा हूँ। रहमत खान ने पहले तो नाक भौं सिकोड़ी, फिर बोला, ठीक है, आ जाऊंगा। लेकिन देखो मुल्ला, खाने में तेल ज्यादा मत डालना, मुझे जलन होती है। और रोटियां ज्यादा सख्त मत बनाना, मेरे दांतों में दर्द है। और हाँ, पानी ज्यादा ठंडा मत रखना, गला खराब हो जाता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए,
सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन सुबह से ही तैयारियों में जुट गए। उन्होंने बाजार से सबसे बेहतरीन बासमती चावल मंगवाए, ताज़ी सब्जियां, शुद्ध देसी घी और सबसे उम्दा मसाले। मुल्ला ने अपनी बेगम को सख्त हिदायत दी कि खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुल्ला ने रहमत खान की हर शिकायत को पहले ही भांप लिया था। उसने कहा था तेल कम हो, मुल्ला ने तेल का नाप तौलकर इस्तेमाल किया। उसने कहा था रोटियां नरम हो, मुल्ला ने रोटियां रुई जैसी मुलायम बनवाईं। उसने कहा था पानी ठंडा न हो, मुल्ला ने पानी को कमरे के तापमान पर रखा। यहाँ तक कि मुल्ला ने बैठने के लिए सबसे आरामदायक गद्दे बिछाए और कमरे का तापमान भी एकदम सही रखा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। दोपहर को रहमत खान आया। वह आते ही इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढ रहा हो। उसने दरवाजे को देखा, कोई आवाज नहीं आई। मुल्ला ने पहले ही तेल डाल दिया था। उसने गद्दे पर बैठकर देखा, वह एकदम आरामदायक था। खाना परोसा गया। खुशबू से पूरा घर महक रहा था। मुल्ला ने बड़े प्यार से खाना परोसा। रहमत खान ने पहला निवाला मुंह में डाला। मुल्ला सांस रोके उसका चेहरा देख रहे थे। रहमत ने चावल खाए, फिर दाल चखी, फिर सब्जी खाई। वह चुपचाप खाता रहा, एक शब्द नहीं बोला। उसने रोटियां तोड़ी, वे इतनी मुलायम थीं कि हाथ लगाते ही टूट गईं। उसने पानी पिया, वह न ठंडा था न गर्म। मुल्ला ने देखा कि रहमत खान ने भरपेट खाना खाया। उसने उंगलियां तक चाट लीं। जब खाना खत्म हुआ तो मुल्ला के चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी। उन्हें लगा कि आज उन्होंने बाजी मार ली है। आज रहमत खान को मानना ही पड़ेगा कि सब कुछ बेहतरीन था। मुल्ला ने उत्साह से पूछा, तो रहमत भाई, कैसा लगा खाना? क्या कोई कमी रह गई? नमक ठीक था, रोटियां नरम थीं, तेल ज्यादा तो नहीं था? रहमत खान ने एक डकार ली। उसने मुल्ला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी वही पुरानी उदासी और असंतोष था। रहमत खान बोला, हाँ मुल्ला, खाना तो ठीक था, नमक भी बराबर था, रोटियां भी नरम थीं, तेल भी कम था, स्वाद भी बुरा नहीं था। मुल्ला ने खुश होकर कहा, तो फिर? इसका मतलब आपको सब पसंद आया। आज तो कोई शिकायत नहीं है न? रहमत खान ने अपनी आदत के अनुसार एक गहरी सांस छोड़ी और मेज पर हाथ पटकते हुए बोला, यही तो दिक्कत है मुल्ला, यही तो सबसे बड़ी शिकायत है। मुल्ला हक्के बक्के रह गए। क्या? सब कुछ ठीक होना शिकायत है? यह क्या मतलब हुआ? रहमत खान ने झुंझलाते हुए कहा, अरे मुल्ला, तुम नहीं समझोगे। जब खाना खाते वक्त कोई कमी होती है, जैसे नमक कम हो या रोटी जली हो, तो इंसान को गुस्सा करने का, चिल्लाने का और अपनी भड़ास निकालने का मौका मिलता है। उससे मन हल्का हो जाता है। लेकिन आज तुमने सब कुछ इतना ठीक बना दिया कि मुझे गुस्सा करने का एक भी मौका नहीं मिला। मेरा पूरा खाना बोरियत में बीत गया। न मैं चिल्ला सका, न मैं नुक्स निकाल सका। तुमने मेरा शिकायत करने का मजा ही छीन लिया। ऐसा भी कोई खाना खिलाता है क्या जहां इंसान अपनी फितरत ही पूरी न कर सके? तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। यह सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वे समझ गए कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुश रहने से ज्यादा दुखी रहने में मजा आता है। उनकी खुशी ही इसमें है कि वे नाखुश रहें। लेकिन मुल्ला तो मुल्ला थे, वे ऐसे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अब इस आदमी को इसकी ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद मुल्ला और रहमत खान एक साथ बाजार जा रहे थे।
रास्ते में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था जहां गुलाब के फूल खिले थे। रहमत खान ने फिर शुरू किया, देखो इन फूलों को, कितने बेकार हैं, 2 दिन में मुरझा जाएंगे। और इनके कांटे देखो कितने नुकीले हैं। तभी मुल्ला ने अचानक सड़क पर पड़े एक पुराने, गंदे और फटे हुए जूते की तरफ इशारा किया और बड़े उत्साह से बोले, वाह रहमत भाई, देखिए क्या शानदार चीज है। रहमत खान ने घृणा से उस फटे जूते को देखा और बोला, मुल्ला तुम पागल हो गए हो, यह एक गंदा, बदबूदार, फटा हुआ जूता है, इसमें शानदार क्या है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, आप इसकी अच्छाई नहीं देख रहे। देखिए यह जूता इतना फटा हुआ है कि इसमें हवा आने जाने की कितनी अच्छी जगह है, गर्मियों में पसीना नहीं आएगा। और देखिए इसका तलवा गायब है, मतलब आपका पैर सीधा धरती माँ के संपर्क में रहेगा, जो सेहत के लिए कितना अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इसे कोई चोर नहीं चुराएगा। इतना परफेक्ट जूता और कहाँ मिलेगा। रहमत खान मुल्ला को घूरने लगा। उसे समझ आ गया कि मुल्ला उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, रहमत भाई, जब आप एक खूबसूरत गुलाब में सिर्फ कांटे देख सकते हैं और एक लजीज दावत में सिर्फ यह कमी देख सकते हैं कि उसमें कमी नहीं थी, तो मैं इस फटे जूते में खूबियां क्यों नहीं देख सकता। नजरिया ही तो है। आप जन्नत में भी कमी ढूंढते हैं और मैं कबाड़ में भी खुशी ढूंढ लेता हूं। फर्क जूतों या फूलों में नहीं है, फर्क हमारी आंखों में है। रहमत खान उस दिन चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी हर वक्त की शिकायतें कितनी बेतुकी लगती हैं। हालांकि आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती, लेकिन उस दिन के बाद जब भी रहमत खान शिकायत करने के लिए मुंह खोलता, उसे मुल्ला का वह फटा हुआ जूता याद आ जाता और वह चुप रह जाता। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि रहमत खान बदल रहा है। अब वह बारिश होने पर कीचड़ की बजाय फसलों की बात करता और धूप निकलने पर धूल की बजाय रोशनी की बात करता। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से न सिर्फ एक पड़ोसी को सुधारा, बल्कि पूरे गांव को यह सिखा दिया कि शिकायतें करना बहुत आसान है, लेकिन जो मिला है उसमें खुश रहना ही असली कला है। कहानी का अंत और सीख। तो दोस्तों, यह थी मुल्ला नसरुद्दीन और उनके शिकायती पड़ोसी की कहानी। हम सबके जीवन में, या शायद हमारे अंदर भी, एक छोटा सा रहमत खान छिपा होता है। हम अक्सर उन चीजों की शिकायत करते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और उन चीजों का आनंद लेना भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। अगर खाना थोड़ा ठंडा है तो क्या हुआ, कम से कम खाना तो है। अगर बारिश में कीचड़ है तो क्या हुआ, कम से कम पानी तो है। मुल्ला नसरुद्दीन हमें सिखाते हैं कि जीवन परफेक्ट नहीं होता, और अगर यह परफेक्ट हो भी जाए तो शायद हम बोर हो जाएंगे। इसलिए कमियों में भी मुस्कुराहट ढूंढिए।